हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितनी भी वीडियोस चल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एंड सेकंड डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज अ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, वो डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमने ए बी कोई भी इंटीजर्स लिए हैं, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, देन ax इक्वल्स टू b मोडुलो m इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। चाहे मोडुलो m ले लो या मोडुलो n ले लो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो ये हमारी है कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, या इक्वेशन की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इक्वालिटी साइन। लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इक्वल्स टू b mod n, इसके पास सॉल्यूशन होगा। लीनियर इसलिए क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके पास सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा वो कैसे चेक करते हैं वो देखिए। हम जीसीडी लेंगे a और m का, जो a और n है इसका जीसीडी लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू d by b एंड इट हैज एग्जैक्टली, देखो पहले तो जीसीडी निकालो a और m का। सपोज उसका जीसीडी d आ गया, ठीक है, a और n का जीसीडी d आया, उसके बाद उस जीसीडी को डिवाइड करेंगे b से। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, मींस रिमाइंडर 0 आ जाता है, इट मींस दैट दिस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। अगर d by b करने के बाद वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो वहीं पे रुक जाएंगे आप, इट डजंट हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके पास सॉल्यूशन आ गया, d by b किया तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, मींस उसके पास सॉल्यूशन है। तो उसके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे पता लगेगा, जो हमारी d की वैल्यू होगी। ठीक है, सो इट हैज एग्जैक्टली d म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर कॉन्ग्रुएंस हो गई। लीनियर कॉन्ग्रुएंस ही तो है। ठीक है, ax इक्वल्स टू b mod m, b mod m कुछ भी लिख लो। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो a है वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट टू 0 नहीं है, इसका मतलब a जो है वो m से डिविजिबल नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। लीनियर कॉन्ग्रुएंस अगर आपको गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। कोई भी इंटीजर x1 हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, एन इंटीजर x1 इज सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, x की पावर 1 है, सो x1 अगर सॉल्यूशन है, x1 की वैल्यू इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर इसमें x1 की वैल्यू डाले तो ax1 जो है कॉन्ग्रुएंट होगा b mod m। देखो अगर x1 जो है इसका सॉल्यूशन है, इट मींस x1 की वैल्यू अगर x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होगी, तभी उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम m को डिवाइड करेंगे ax1 माइनस b से तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, यही है सॉल्यूशन के लिए। अब वही बात है कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में जो हमने देखा था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो कैसे पता लगेगा। हम जीसीडी निकालेंगे a और m का। ठीक है, a और m का जीसीडी निकालेंगे, सपोज वो d आ गया, अब d को डिवाइड करेंगे b से। ठीक है, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इट मींस दिस हैज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। और कितने सॉल्यूशंस होंगे, जितना d की वैल्यू आएगी, राइट, वही है। देखो लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, दोनों ही कंडीशन होगी, इट डिपेंड्स d by b कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। जीसीडी ऑफ am 1 आ जाता है, इट मींस इट हैज एग्जैक्टली, d के आगे यहाँ पे 1, इट हैज एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 तो हम हर किसी से डिविजिबल है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर जीसीडी ऑफ am 2 आता है, इट मींस इट हैज एग्जैक्टली 2 इन कॉन्करेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन है 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलस 7। ठीक है, इससे कंपेयर करो, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है। a क्या है यहाँ पे 3, b क्या है 5, c क्या है m। आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए सबसे पहले जीसीडी ऑफ am निकालो। वो क्या होगा, जीसीडी ऑफ किसका निकालना है हमें 37 की कॉमन फैक्टर्स कितना है, a की कॉमन फैक्टर है दैट इज 1, जो जीसीडी ऑफ am क्या आ गया 1। ठीक है, सो ये हमारा कुछ नहीं होता, d की वैल्यू होती है, 1 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ठीक है,
अगर आप d को b से डिवाइड करोगे, 1 को 5 से डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। इट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा d क्या है 1। क्वेश्चंस देखते हैं, आपको बताना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं। लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन है 10x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5। सबसे पहले तो चेक करिए क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो कितने करते हैं। ठीक है, सो मुझे क्या निकाल, यहाँ पे a क्या है 10, b क्या है 2, n क्या है 5। सो क्या निकालना है मुझे, जीसीडी ऑफ an। जीसीडी ऑफ an मतलब जीसीडी ऑफ 10 5। 10 5 का जीसीडी मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसके 5। 5 दोनों से डिविजिबल है, तो जीसीडी मेरा क्या आ गया 5, 10 और 5 का। ठीक है, जीसीडी 5 आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है, जो जीसीडी होता है वो होता है d बाय b चेक करना होता है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है इट मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। सो d बाय मींस 5 बाय b is 2। It is not completely divisible, remainder 1 आ रहा है यहाँ पे, therefore solution doesn't exist। Next 14x is congruent to 12 mod 18। इसमें चेक करते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन सॉल्यूशंस की वैल्यूज आपको बतानी है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम जीसीडी, यहाँ पे a क्या है 14, b क्या है 12, n क्या है 18। जीसीडी निकालना है आपको an का। an मतलब 14 और 18। 14 और 18 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 2। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालो, दोनों में जो प्राइम नंबर्स है वो कॉमन कौन से हैं, वही होते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 2। अब मुझे क्या करना है d बाय b, that is 2 by where is b 12। 2 6 are 12, completely divisible, hence solution exists। और कितने सॉल्यूशंस होंगे, जो d की वैल्यू आएगी। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, जो d की, d तो यहाँ 2 है, हो सकता है d की बहुत सारी, सपोज अगर d की 18 वैल्यू आ गई तो आपको सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए क्या करना है, आपको d मोडुलो n निकालना है। पर अगर आपकी d की वैल्यू सपोज करो 18 आ गई, ठीक है, तो अब 18 सॉल्यूशंस थोड़ी ना होंगे इतने ज्यादा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, देखो एग्जैक्ट तो यही होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए आप d मोडुलो n निकालो। d क्या है 2 मोडुलो n क्या है 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा। ठीक है, अगर मान लो आपका d 19 आ गया तो आप क्या करोगे, d मोडुलो n मींस 19 मोडुलो 18। ठीक है, सो इसको डिवाइड करोगे 19 को 18 से, क्या बनेगा 18 into 1 plus 1, रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 मोडुलो 18 लिख सकते हो, 19 मोडुलो 18 को 1 मोडुलो 18। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे 1। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्या चेक करना है, d मोडुलो n चेक करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, अगर 18 या 18 से ज्यादा वैल्यूज आती है तो आप डिवाइड कर दोगे, राइट। सो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। अब वो 2 सॉल्यूशंस को मैं x0 और x1 नाम देती हूँ। यू हैव टू फाइंड x0 एंड x1। x0 और x1 वो 2 सॉल्यूशंस के नाम दे दिए, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपको इक्वेशन गिवन है इक्वेशन 1, इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगी मैं बाय 2। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा और कुछ नहीं, मुझे दिख रहा है। So this complete equation is will be divided by 2। जो हमारा d आता है ना उससे हम कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा d क्या आया है 2, 2 से डिवाइड कर दो, क्या बना वो 7x is congruent to 6 mod 9 बन गया। उसके बाद क्या करना है, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है मींस a यहाँ पे क्या है 7। अब मेरा नया a क्या आ गया 7, b क्या आ गया 6 और n क्या आ गया 9। ठीक है, सो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है मींस क्या करूंगी मैं 7 into 7 इनवर्स 6 into 6 इनवर्स mod n, राइट। 6 into 7 इनवर्स, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था ना। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। सो ये क्या बन गया मेरा 7 into 7 इनवर्स इज नथिंग बट 1। सो ये क्या बन गया x
इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 into 7 इनवर्स mod 9, ठीक है, राइट। सो आप देखो यहाँ पे 7 इनवर्स है, 7 इनवर्स की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैंने 7 जैसे ही मैंने 7 इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट की, उसको फटाफट से मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया, सो मुझे x नोट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ x नोट से। सो 7 इनवर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए, 7 into c mod n is congruent to 1, इस टाइप से। यहाँ c कुछ भी नहीं है, 7 इनवर्स ही है, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है c की। 7 into c mod n क्या है मेरा, यहाँ पे n देखो 9, जो नया वाला n है ना वो लिखना है। सो मुझे c क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, 7 इनवर्स है। मीन्स मुझे 7 इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, उसको मैंने c से डिनोट कर लिया। आप 7 इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। 7 into 7 inverse means you have to find the value of 7 inverse, ठीक है। सो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं 7 इनवर्स ही लिख देती हूँ, राइट। सो मैं 7 इनवर्स की वैल्यू क्या रखूं, c की क्या वैल्यू रखूं, सो दैट मैं जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करूं तो मुझे 1 मिले, मींस मुझे रिमाइंडर 1 मिले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो। आप देखो सबसे पहले c इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं। तो ये क्या बन गया, 7 mod 9। सो ये क्या आ रहा है, 2। इनको माइनस करूंगी, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1। सो ये हम नहीं ले सकते, c इक्वल्स टू 2 ले। 14 mod 9 मींस 9 1 जा 9, कितना आंसर आएगा 5। दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट द केस। c इक्वल्स टू 3 लेते हैं। 21 mod 9, 9 2 जा 18, 21 माइनस 18 कितना हुआ 3, नॉट इक्वल्स टू 1, नॉट द केस। c इक्वल्स टू 4 लेते हैं। 28 mod 9, 9 3 जा 27, रिमाइंडर बचा 1। सो ये मेरा आ गया 1, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। यस, रिमाइंडर मुझे 1 चाहिए था। जब मैंने c इक्वल्स टू 4 लिया तो मुझे रिमाइंडर 1 मिल गया, मींस मेरी यहाँ पे c की क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 4। सो c क्या आ गया मेरा 4, मींस 7 c कुछ नहीं था, 7 इनवर्स ही था। सो 7 इनवर्स को अगर मैं 4 सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरी कंडीशन फुलफिल्ड होती है। सो x नॉट की जगह मैं यहाँ 7 इनवर्स की जगह मैं क्या रखूंगी 4। सो 6 into 4 mod 9, ये क्या हो गया 24 mod 9। सो इसको डिवाइड करो 24 को 9 से, 9 2 जा 18, 24 माइनस 18 क्या बचा मेरा 6। सो इसको क्या लिख सकते हैं 6 mod 9, ठीक है। सो मेरी x नॉट की क्या वैल्यू आ गई 6। कोएफिशिएंट को, इधर वाले कोएफिशिएंट को 1 रखना 1 करना होता है आपको किसी भी तरह, ठीक है। सो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो x के साथ कोएफिशिएंट है उसके इनवर्स से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मुझे इस साइड 1 चाहिए। सो x नॉट की वैल्यू मेरी आ गई 6, ठीक है। ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में, ये सेकंड स्टेप था हमारा, x नॉट की वैल्यू निकाल ली। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगी, क्योंकि हमारे 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वी हैव 2 सॉल्यूशंस। सो एक सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई x नॉट। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन की वैल्यू। देखो नेक्स्ट कैसे निकालते हैं, x के इक्वल्स टू x नॉट प्लस k टाइम्स n बाय d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट x नॉट तो हम ऐसे ही निकालेंगे, बाकी x1 x2 x3 जितने भी आपको निकालने हैं इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, एक हम निकाल चुके हैं, एक हम निकालेंगे। सो हमें क्या निकालना है x1 क्या हो जाएगा x नॉट प्लस 1 n by d। सो x1 क्या आ जाएगा x नॉट 6 प्लस 1 n डिवाइडेड बाई d। व्हाट इज n, 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 6 प्लस 9 दैट इज 15। सो x1 की वैल्यू आ गई 15। सो वो 2 सॉल्यूशंस क्या है मेरे 6 एंड 15। नेक्स्ट इज डायोफेंटाइन इक्वेशन। अभी आपने किया लीनियर कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन किया, तो ये भी थोड़ा थोड़ा उसी की तरह है। सो लेट्स सी, अगर मेरे a b c 3 इंटीजर्स है सच दैट a नॉट इक्वल्स टू 0 b नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि अगर a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हम बात ही नहीं कर सकते इस इक्वेशन की, x और y तो रहेंगे ही नहीं, राइट। सो a नॉट इक्वल्स टू 0 b नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c इक्वल्स टू 0 इज नोन एज डायोफेंटाइन इक्वेशन।
ठीक है, a 0 या b में से कोई भी 0 हो जाएगा तो x और y की क्वांटिटी नहीं रहेगी, इसलिए a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0 इज द नेसेसरी कंडीशन, राइट। सो अगर a b c मेरे इंटीजर्स है, a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0 है, सो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज मेरी डायफेंटाइन इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम जीसीडी निकालेंगे ए बी का, जो ये ए बी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है, इसका जीसीडी निकालो। उस जीसीडी को मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है। फिर मुझे चेक करना है डी डिवाइड्स सी। अगर डी कंप्लीटली सी को डिवाइड करता है, इट मींस दिस इक्वेशन, डायफेंटाइन इक्वेशन, हैज अ सॉल्यूशन, अदरवाइज इट डजंट हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। इफ इट हैज अ सॉल्यूशन, तो जो फर्स्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन x नॉट y नॉट, जो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे x नॉट y नॉट, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे, जैसे कि हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस में भी किया है। उसमें जो हमने x नॉट की वैल्यू निकाली है वो हिट एंड ट्रायल से ही तो निकाली है। c इक्वल्स टू 1 रख के देखा, 2 3 4 एंड सो ऑन, और बाकी x1 x2 अप टू सो ऑन किससे निकाला? x के से। उसमें इसमें भी जो फर्स्ट x नॉट y नॉट निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, वो हम हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे, क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट सॉल्यूशंस है वो हमारे कैसे आएंगे? x इक्वल्स टू x नॉट प्लस b बाई डी टी, डी क्या है यहाँ पे? जीसीडी ऑफ ए बी, और b वैल्यू y का कोएफिशिएंट, और y की वैल्यू कैसे आएगी? y नॉट माइनस a बाई डी टी। t यहाँ पे वेरी करेगा, t बिलोंग्स टू इंटीजर्स। t की आप वैल्यूज देते, t बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जैसे जैसे t इक्वल्स टू 1 लोगे तो इनकी वैल्यूज अलग आएंगी, 2 लोगे इनकी वैल्यूज अलग आएंगी, तो t वेरीज हियर फ्रॉम इंटीजर्स, राइट। सो अगर आपके x नॉट y नॉट इसके सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन है मींस अगर आप x की जगह x नॉट, y की जगह y नॉट रखोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। सो ये चेक करने का तरीका है। लेट्स डू वन क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डायफेंटाइन इक्वेशन की प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल आती है इसमें। देखो ये मेरी डायफेंटाइन इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है। यहाँ पे a क्या है? 170, b क्या है? माइनस 455, c क्या है? माइनस 625। इस साइड लेके आएंगे इस फॉर्म में, ठीक है। उसमें क्या कंडीशन थी डायफेंटाइन इक्वेशन के लिए? abc बिलोंग्स टू इंटीजर्स, these three belongs to integers, और क्या कंडीशन थी? a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0, देन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी डायफेंटाइन इक्वेशन है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मींस हमें निकालना है जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ऑफ ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखो 455 170 का हमें जीसीडी निकालना है। जो बड़ा, देखो जीसीडी निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लो, जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं वो इसका जीसीडी होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हो, दैट इज b इक्वल्स टू aq प्लस r, ठीक है। सो जो दोनों में बड़ी क्वांटिटी क्या है, मैं माइनस को नहीं ले रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। 455 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू aq प्लस r। b क्या है यहाँ पे मेरा? 455 इक्वल्स टू a, दैट इज 170। सो 455 को आप डिवाइड करो 170 से, 2 पे जाएगा, रिमाइंडर मेरा आएगा 115, ठीक है। सो क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं 170 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 115। उसके बाद क्या करना है, जो ये क्वांटिटीज होती है उनको लेना है। सो यहाँ पे b बन जाएगा 170, a बन जाएगा 115, ठीक है। 115 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी प्लस 55 मेरा रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली अब मुझे क्या लेना है? 115 लेना है। सो 115 इक्वल्स टू 55, क्योंकि हम 55 है, 55 टूजा पे जाता है 110, कितना बचा रिमाइंडर? 5। अब मुझे क्या लेना है? 55 इंटू 11 प्लस 0। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। सो रिमाइंडर 0 आ गया तो जीसीडी क्या होगा? जो रिमाइंडर 0 आया है उससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर है, इससे ऊपर वाला कौन सा रिमाइंडर है? 5, तो मेरा जीसीडी क्या होगा? 5। अदरवाइज आप अपना मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो जीसीडी मेरा 5 आ गया ए बी का। आप सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए क्या करते हैं? डी डिवाइड्स बी और नॉट। डी क्या है? ये मेरा कुछ नहीं होता, डी होता है 5 डिवाइड्स डी डिवाइड सी और नॉट। सी मतलब 625 से चेक कर लो, माइनस से कर लो, अगर प्लस 625 को चेक कर लो या माइनस को कर लो, वन एंड द सेम थिंग। सो 5 कंप्लीटली डिवाइड करता है 625 को, यस और नो? सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट।
अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, x नॉट y नॉट निकालना है हिट एंड ट्रायल से। ऐसी x नॉट y नॉट की वैल्यू निकालनी है सो दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। सो इस इक्वेशन में मैं x और y की क्या वैल्यू रखूं सो दैट मुझे 625 मिल जाए। अब देखो, अगर मैं x नॉट ले लूं 1, y नॉट ले लूं -1, सो 170 प्लस 455 कितना हो गया 625, मींस 170 इंटू 1 माइनस 455 इंटू -1 मुझे क्या मिल रहा है 625। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? यस। आपको ऐसी डायफेंटन इक्वेशन मिलेगी सो दैट x नॉट y नॉट या तो 1 1 या 1 -1 -1 1 -1 -1 इस टाइप से 1 to 2 में सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो वो x y की वैल्यू लेनी है सो दैट दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सो x नॉट को अगर x1 और y नॉट को -1 लेती हूँ तो मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। सो मुझे x नॉट y नॉट मिल गए 1 एंड -1, राइट। सो अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, क्या होगी यहाँ से x क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस b बाई डी। व्हाट इज b? -455 बाई डी। d क्या है मेरा 5। t बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो यहां से y आ जाएगा -1 माइनस a बाई डी। a क्या है मेरा 170, d है 5t, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 1 माइनस 91t, ये आ गया मेरा 1 माइनस 34t, ठीक है। x और y की वैल्यूज आ गई है। आपका क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है, एक बार t को 1, क्योंकि हमें t बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो डिफरेंट t की वैल्यूज में आपका आंसर यहीं पे सॉल्व हो जाता है। आपका x क्या आ गया 1 माइनस 91t और आपका y क्या आ गया -1 माइनस 34t, ठीक है। आप देखो, आपको अगर और वैल्यूज चाहिए, t को 1 पुट करो, क्या आ जाएगा 1 माइनस 91 दैट इज -90। यहाँ पे t को 1 पुट करेंगे -1 माइनस 34 दैट इज 35 एंड सो, ठीक है। सो आपका आंसर तो यहीं पे खत्म होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हमको और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय।